नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या इस देश की जनरेशन Z यानी जेन Z 18 साल से लेकर 28-30 बरस के नौजवान ये जो सड़कों पर उतरे, इनका जो आंदोलन है, क्या सरकार पर भारी पड़ता जा रहा है? और जो आंदोलन युवाओं का लेह लद्दाख से शुरू होकर देहरादून पहुंचा, उत्तराखंड पहुंचा, आज वही आंदोलन युवाओं का दक्षिण भारत में भी दिखा। दूर दराज इलाकों में क्या फैलता चला जा रहा है, क्योंकि वहां भी हजारों जेन Z सड़कों पर थे। और इससे भी बड़ी बात, क्या बीते 48 घंटों में देश में जो कुछ हुआ, जेन Z ने जो कुछ किया, इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री यानी मोदी और शाह नर्वस हैं, अंदर ही अंदर घबराए हुए हैं। और घबराए हुए हैं तो क्यों घबराए हैं? अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि जो लोग ये कह रहे थे कि ये जो जेन Z का आंदोलन है, सड़कों पर आना है, या जो हिंसा उन्होंने करी, ये तो सिर्फ पहाड़ों तक सीमित है, ये तो सिर्फ लेह लद्दाख तक सीमित है, या ज़्यादा से ज़्यादा देहरादून उत्तराखंड तक सीमित है। लेकिन आज वो चौंक गए जब ये आंदोलन जेन Z का दूर दराज दक्षिण भारत में भी दिखा, कर्नाटक में भी दिखा, जहां सरकार बीजेपी की नहीं किसी और की है। और यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो जेन Z हैं 18 बरस से लेकर 28-30 बरस तक, यानी वो बच्चे जो 1997 के बाद पैदा हुए, ये जो बच्चे हैं, इनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रभावित होते हैं, इंस्पायर होते हैं, और इनका मकसद, जो फौरी मकसद है, वो सिर्फ और सिर्फ रोजगार, जॉब्स तक सीमित है। जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। उधर मोदी और शाह जेन Z को सड़कों पर देखकर इसलिए नर्वस हैं क्योंकि उनको लगता है, और लाजमी भी है, कि अगर ये आंदोलन भड़का, ये आग की तरह फैला, तो फिर सरकार के लिए मुसीबत हो जाएगी। और इसीलिए दोस्तों, अगर आप लेह लद्दाख में देखें, जो बहुत ही पीसफुल प्लेस है, वहाँ जिस तरह से आगजनी हुई, बीजेपी का दफ्तर जला दिया, सरकारी गाड़ियाँ जो हैं फूंक दी गई, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। आज वहाँ जिस तरह से सरकार ने लाठी के दम पर, पुलिस के दम पर शांति लाने की कोशिश की है, वो भी कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ा रही हैं हुकूमत की। आज लेह में पूरी तरह से सड़कें सूनी थी, सन्नाटा था, बाजार बंद थे, और हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी, पुलिस राज था। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ये साहब युवा नहीं है, ये जेन Z नहीं है, ये कोई नेपाल जैसा आंदोलन नहीं है, जेन Z इससे दूर है, ये तो कांग्रेस, ये तो विपक्ष के द्वारा या विपक्ष के हाथों भड़काया हुआ आंदोलन है। सुनिए जरा, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा साहब को सुनिए, कह रहे हैं कि साहब इसके पीछे कांग्रेस है, सोनम वांगचुक है, NGOs हैं इसके पीछे। देख रहे होंगे कि लद्दाख में किस प्रकार से जेन Z के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन Z ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन Z का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। अब इस आंदोलन के जो लीडर हैं, सोनम वांगचुक, ये आप कह सकते हैं एक एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, गांधीयन हैं, और कई बरसों से ये लद्दाख की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि साहब, ये जो जेन Z है अपने मन से सड़कों पर आई। दरअसल मोदी और शाह ने इनसे प्रॉमिस किया था कि इनको नौकरी देंगे, किसी को नौकरी मिली नहीं, इसलिए ये सड़कों पर आए। लेकिन दोष मुझ पर मढ़ा जा रहा है। अमित शाह मुझे टारगेट कर रहे हैं, मैं तो एक बहुत छोटी सी चीज हूं। अमित शाह मुझे इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। और सच्चाई ये भी है कि सोनम वांगचुक की जो NGO है, उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया। सुनिए पहले सोनम जी को। गृह मंत्रालय, भारत जैसे महान बड़े देश का गृह मंत्रालय प्रेस रिलीज देता है, जिसमें वो कहते हैं सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक। 3-4 बार सोनम वांगचुक, एक छोटे से इंसान पर वो पूरा दोष मढ़ते हैं। तो ये एक कड़ी का हिस्सा है। दूसरी तरफ उत्तराखंड, जहां डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, यहां पर अब दूर दराज के इलाकों से युवा देहरादून पहुंच रहे हैं, चाहे वो नैनीताल हो, मसूरी हो, हरिद्वार हो, अल्मोड़ा हो, रानीखेत हो, ये बच्चे धीरे धीरे वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुख्यमंत्री, जो वहाँ के बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं धामी साहब, अगर उन्होंने बातचीत नहीं करी, इसको हल नहीं किया, या अमित शाह ने इंटरफियर नहीं किया, कोई सॉल्यूशन नहीं दिया युवाओं को, तो ये आंदोलन और तेज़ हो सकता है। और पहाड़ से मैदान आने तक उतना ही वक्त लगता है जितना गंगा जी जब उतरती हैं और आगे बढ़ती हैं उत्तर प्रदेश में, उतना वक्त लगता है। इसलिए स्थिति बेकाबू है,
वेरी सीरियस इन उत्तराखंड। सुनिए बच्चों के तेवर सुनिए। हम धामी, आपने दिमाग तो चलाया पर थोड़ी सी चूक हो गई, बच्चों को लाए तो कॉलेज की ड्रेस में लाए। हम तो टाई पहन के नहीं आ रखे इधर, क्योंकि हम बेरोजगार है ना, हमारा तो कुर्ता अलग है, पजामा अलग है, चुन्नी अलग है। अब दोस्तों जेन ज़ी पर जो भी मैंने वीडियो बनाए, एक बात मैंने हमेशा क्लियर की है कि मैं नहीं चाहता हूं कि जो कुछ नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, जिस तरह की हिंसा हुई, आगजनी, गोलीबारी, ईश्वर न करे ऐसा हिंदुस्तान में, हमारे देश में कोई ना कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकलना चाहिए। लेकिन एक बात का डर है, आशंका है कि अगर ये आंदोलन भड़का, तेजी से फैला, तो फिर इस देश की राजनीति में आगे क्या होने जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज मैंने कोशिश करी कि मौके से एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए। कोई एक्सपर्ट देहरादून से आकर बताए कि वहाँ स्थिति ज़मीनी क्या है, और कोई एक्सपर्ट लेह लद्दाख से बताए कि वहाँ अब स्थिति क्या है। खामोशी है या ये खामोशी एक तूफ़ान से पहले की खामोशी है। एक बड़ा तूफ़ान वहाँ आने वाला है। हमारे साथ लद्दाख और कश्मीर से जुड़ रहे हैं अयाज साहब, बड़े तजुर्बेकार पत्रकार हैं। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं इंद्रेश जी, वो देहरादून से जुड़ रहे हैं क्योंकि वो परेड ग्राउंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर वो शरीक थे। और मैंने आज उमाकांत जी को इसलिए बुलाया क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी और शाह किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, घबराए क्यों हैं। अयाज साहब, जो हमने वीडियो देखे जिसमें हम देख रहे हैं कि बीजेपी का दफ्तर जलाया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि गाड़ियों में आग लगाई जा रही, आगजनी भी हो रही है, फायरिंग की आवाज़ आ रही है। वो वीडियो मैं दिखा नहीं सकता हूँ गाइडलाइंस की वजह से, लेकिन फायरिंग हो रही, पुलिस फायरिंग कर रही है, उसमें कई बच्चों की जान चली गई। ये जो बच्चे हैं 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के, क्या इनके हाथ में नौकरी नहीं है? इनके पास डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है? क्या वजह है जो इतने गुस्से में आ गए ये बच्चे? उसूली तौर हम ये भी देखेंगे कि तशद्दुद पर आना भी सही नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब आपको कोई स्पेस नहीं मिलती है, जब आपको कोई स्कोप नहीं रहता, तो इंसान ये ऐसा करने पर मजबूर हो जाता है। हालांकि नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब यूटी बनी और जब जहां तक मेरी नॉलेज है, एक इनको वादा दिया गया था, कुछ वादे दिए गए थे, उसमें ये भी एक वादा था कि नौकरियां दी जाएंगी, और जो जम्मू कश्मीर में भी है, यहाँ भी ऐसा एक वादा रहा कि 370 के बाद आपकी बड़ी तरक्की हो जाएगी, एक जनरल में, और फिर स्पेसिफाई भी किया गया। अभी अगर हम देखेंगे, अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने 50 लाख या 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है। देखिए, यूथ को जब आप उनको चैनलाइज नहीं करोगे, कैपिटलाइज यूथ को नहीं करोगे, उनको एक दिशा नहीं दे दोगे, प्रॉपर दिशा नहीं दे दोगे, जो हुकूमती जिम्मेदारी होती है, जब यूथ एक स्टेज पर आ जाता है तो फिर हुकूमती जिम्मेदारी आती है, कोई प्लान करे उनके लिए। अब जब प्लान ही नहीं है तो वो खुद अपना रास्ता इख्तियार कर लेंगे, कोई कहीं जा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। अभी आप देखोगे जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की बड़ी लत पड़ी है नौजवानों में। क्यों पड़ी है लत? क्योंकि उनके पास कोई एक्टिविटी है नहीं करने के लिए, कोई है नहीं, कोई पॉजिटिव चीज तो उनके पास है नहीं। तो ये बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर के जो यूथ है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सबसे ज्यादा वो अभी इसमें है, ड्रग्स में गिरे पड़े हैं। तो वही इफेक्ट लद्दाख में भी है, लद्दाख भी इसी का एक हिस्सा रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूथ शायद अब डायरेक्टली इसमें, और ज्यादा यूथ ही, जो हमने तो देखा नहीं, लेकिन जो हम वीडियोस देख रहे हैं या कम्युनिकेशन जो हम देख रहे हैं, तो उसमें यूथ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। एक बड़ी बात अयाज साहब ने कही। अयाज साहब ने कहा कि जो यूथ है उसको नौकरियों का वादा किया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था कि भाई धारा 370 के बाद आपको नौकरी दी जाएगी, हर हाथ में कहीं ना कोई जॉब होगा। ना जॉब मिला, ना नौकरी मिला, ना किसी तरह का कोई मदद आर्थिक मिली, और ये गुस्सा कहीं ना कहीं धीरे धीरे बन रहा था जो फूट पड़ा। ये वो कह रहे हैं यूथ थे, लेकिन ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं। हमारे साथ इस वक्त सीधे देहरादून से जुड़ रहे हैं इंद्रेश जी। मैंने सुना कल आपने भी बड़ा जबरदस्त भाषण दिया। आप किसानों के आंदोलन में भी जुड़ जाते हैं, मजदूरों के आंदोलन में भी जुड़ जाते हैं, फिर बच्चों के आंदोलन में भी आप आ गए। वहां का मिजाज क्या है? व्हाट इज द मूड उत्तराखंड का? भाई हम लोग तो मसूरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नैनीताल यहाँ जाते हैं, या तो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं या घूमने जाते हैं, लेकिन हमें सूचना आ रही है कि माहौल बड़ा टेंस है
मुख्यमंत्री जो धामी साहब हैं घबराए हुए हैं और उनकी घबराहट की वजह से अमित शाह घबराए हुए हैं। ये अमित शाह और धामी, ये कनेक्शन क्या है, ये कुछ बताएंगे आप? क्या आपका मुख्यमंत्री घबराया हुआ है और उसकी वजह से अमित शाह भी बेचैन है? देखिए, मुख्यमंत्री तो घबराहट में दिखाई देते हैं। पहले दिन जब ये घोटाले की बात या पेपर लीक होने की बात सामने आई, तो जो उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन है उसके चेयरमैन ने और देहरादून के एसएसपी ने कहा कि इसको पेपर लीक नहीं कहना चाहिए, ये तो केवल एक सेंटर पर एक आदमी जो है उसने किसी तरह से पेपर के 3 पन्नों को बाहर ले आया, तो इसको पेपर लीक नहीं कहना चाहिए। छात्र युवाओं का मानना था कि नहीं, ये पेपर लीक है और भी तमाम जगहों पर ये बात हो सकती है। तो एक तो सरकार को कदम पीछे खींचना पड़ा, ये एक बात है। घबराहट यहां से दिखाई देती है कि मुख्यमंत्री ने कल फिर अपना चिरपरिचित दांव फेंका। वो उन्होंने कहा कि यहां नकल जिहादी लोग हैं, नकल जिहाद हो रहा है। तो एक तरह से इस पूरे मसले को कम्युनलाइज करने की कोशिश उस घबराहट को प्रदर्शित करती है, एक तरह से उस पूरे आंदोलन को डेमोनाइज करने की कोशिश। और आज बड़े पैमाने पर ये सब चल निकला है। उधर से जो उनका डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है उसने कैसे उस आंदोलन की कितने तरह की लानत मलामत की जा सकती है करना शुरू कर दिया है। तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर हवाइयां उड़ती दिखाई दे रही है, उनको लग रहा है कि नहीं, नौजवान वापस तो नहीं जा रहा है। तो इसलिए अब वो यहाँ तो वो तरह तरह के जिहाद इजाद करते रहते हैं। उन्होंने कई तरह के जिहाद इजाद किए, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद। तो अब ये नया जिहाद वो लेकर के आए हैं, नकल जिहाद। जबकि असल बात है कि उनकी नाकामी, उनके सरकार की नाकामी, और 2023 में एक बड़ा सख्त नकल विरोधी कानून बनाने का उन्होंने ऐलान किया था। उसके लिए बाकायदा एक किसी भाड़े के गायक से उन्होंने अपने बगल में खड़ा करके गाना भी गवाया कि धामी जी बड़ा सख्त नकल विरोधी कानून, कानून की हवा निकल चुकी। जी, इंद्रेश जी का कहना है कि ये जो नकल माफिया है कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है। और बेसिकली दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये जो यूथ जो है, ये जो युवा है, जो जेनजी है, जो इकट्ठा हो रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, सबसे बड़ी वजह नकल माफिया के पीछे बेरोजगारी है। बच्चों का कहना है कि पेपर लीक हो जाते हैं, चाहे वो टीचर्स की नौकरी निकले या किसी दरोगा की नौकरी निकले, कोई भी जॉब, उसकी कोई भी नौकरी जब निकलती है तो क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर से। जो भी उसको लेकर ये प्रदेश व्यापी वहां पर मसला चल रहा है। और ये मैं आगे पूछूंगा इंद्रेश जी से कि वाकई क्या ये देहरादून से लेकर पूरे उत्तराखंड में है या उसके बाहर भी इसका इम्पैक्ट है, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पूछूंगा उनसे। मैं जरा लखेड़ा साहब के पास जा। लखेड़ा साहब, कल तक हम देख रहे थे, कल दोपहर तक जब ये हिंसा हो रही थी लद्दाख में और इधर देहरादून में युवाओं का मजमा बढ़ता चला जा रहा था, संख्या बढ़ती चली जा रही थी। शाम तक ऐसा लग रहा था कि अमित शाह पूरी तरह हरकत में आ गए। जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह है, गृह मंत्रालय में मीटिंग पर मीटिंग होती रही। कभी इंटेलिजेंस ब्यूरो को बुला रहे हैं, तो कभी पुलिस अफसरों को बुला रहे हैं, कभी सेक्रेटरी को बुला रहे हैं। फिर रात में उन्होंने एक फैसला भी ले लिया और उस फैसले में सोनम वांगचुक को टारगेट किया गया कि साहब इनकी वजह से हुआ है। ये भी कहा गया कि कांग्रेस का काउंसलर उसमें शामिल था, कांग्रेस ने उकसाया है। बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है जेनजी नहीं है। तो ये मोदी जी और अमित शाह ये जो सख्ती कर रहे हैं, इतनी जो सख्ती हो रही है, ये डर क्या है, ये जो घबराहट है, इसकी क्या वजह है? यूथ के लिए इन्होंने क्या किया पिछले 11 साल में, उसका यूथ एजेंडा क्या है इनका? कोई यूथ के लिए तो किया नहीं, सब सिवाय कि ड्रग्स का चलन कर दिया यूथ में ताकि यूथ ड्रग में मस्त हो जाए, और उसके बाद बाकी उनके माइंडसेट को कम्युनलाइज कर दिया जाए। जो रहा था, आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, आप एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आप उनको उनका फ्यूचर शेप नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको ये झगड़ा है कि जो नेपाल में जो कुछ हुआ उसका रिफ्लेक्शन देखिए। नेपाल तो भारत का ही एक किस्म से डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत का ही एक, वहां के भारत की जो कल्चर है, वहां के कल्चर में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। तो वहां की जो साइकी भी, तो वही लड़के, वही जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो उससे ज्यादा हमारे यहाँ करते हैं। हमारे यहाँ तो इससे बड़ी हब है टेक्नोलॉजी के, जो कर्नाटक है, बंगलोर है, महाराष्ट्र है, पुणे है, ये अपना हैदराबाद है, ये जो चीजें हो रही है। तो इनको लगता है कि अगर ये चीज पलायन कर गई, ये शिफ्ट हुआ, तो पूरे देश में आग लग जाएगी। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि यूथ को आप रोजगार नहीं दे पा रहे,
यूथ को आप इंगेज नहीं कर पा रहे। यूथ आपके धर्म कर्म के मुद्दों में आप कब तक उसको फंसाने की कोशिश करेंगे, कब तक आप इस तरह से उनको रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड का एक लाइन बता दूं मैं कि उत्तराखंड में इन्होंने एक कानून बनाया था धामी साहब ने कि सबसे देश में सख्त कानून, मतलब इतना सख्त कानून कि पूरे देश में नहीं है। इन्होंने लव जिहाद और सारे जिहाद के जो क्रियाकर्म है वो उत्तराखंड में कर लिए। अब हालत ये है कि ये इस तरह से भंवर में फंस गए कि पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह इनके खिलाफ चली गई है और आज हालत ये है कि इनके पास कोई रास्ता नहीं, उपाय नहीं है। उपाय इनको एक ही लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि इनको नमस्ते किया जाए कि धामी जी अब आपको बहुत कष्ट दे दिया आपने 4-5 साल, आप आराम कीजिए। और लेकिन आराम करके आप करेंगे क्या? सिस्टम और वही है। छोड़िए, मैं तो धामी इज नॉट इम्पोर्टेंट, आई थिंक धामी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज जेन जी। और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि मोदी और शाह कहते नहीं दिल में चोर है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर ये आंदोलन भड़का, ये लद्दाख या देहरादून तक ही है, अभी इसको किसी तरह से कंटेन कर लिया जाए, रोक लिया जाए, अगर ये बांध टूटा तो फिर स्थितियां बिगड़ सकती हैं। और यूथ एक ऐसी शक्ति है जिससे कोई भी सरकार हो, सरकार चाहे इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की क्यों ना हो, सरकारें दबती हैं यूथ के आगे, ये हमने इतिहास से जाना है। मैं एक अयाज साहब, लास्ट राउंड आ रहा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ है, पुलिस जिस तरह से हरकत में आई है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, लद्दाख में सोनम साहब जो इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे उनको टारगेट कर दिया गया है, उनके एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, उन पर और भी जांचें हो सकती, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर मुझे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तो ये आंदोलन और ज्यादा बिगड़ जाएगा। क्या आपको लगता है कि लद्दाख में स्थिति इस वक्त बहुत टेंस है और अगर ये संभली नहीं तो ये फिर कश्मीर में, जम्मू में, हिमाचल में ये चीज फैल सकती है? आपको ऐसा लगता है? बदकिस्मती से कह सकते हैं हम ये कि इसको पॉजिटिव नहीं लिया जाता है। कहीं भी कोई प्रोटेस्ट किया जाए, किसी भी मामले को लेकर किया जाए, तो महसूस किया जा रहा है कि जैसे हमारे को गिराने की कोशिश की जा रही है, हमारी हुकूमत खाने की कोशिश की जा रही है, हमारे को बरतरफ करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो कतई ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रोटेस्ट्स का जो माहौल है, अपोजिशन का जो माहौल है, ये पीछे भी आया करता था, आज भी चलेगा और आगे भी होगा। जमहूरी निजाम में ये एक पार्ट ऑफ सिस्टम है कि आपको अपोजिशन करने का हक है। उसके बरक्स लद्दाख में कोई अपोजिशन नहीं है। लद्दाख में अपने हुकूक को परसू करते करते वो दिल्ली भी आए, दिल्ली में उन्हें जंतर मंतर में भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ये जो वांगचुक जी हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो करते रहे, वो लोग आज तक 3-4 साल से बोलते रहे। तो अब जब आपका मामला हल नहीं हो रहा है तो नेचुरली एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि जब ये सिचुएशन जो आज वहां हुई पैदा हो गई है। ये आज की बात नहीं है, पहले भी बड़े सिचुएशंस ऐसे आ गए हैं कि जब लोगों को लगा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमने मंडल कमीशन में देखा क्या हुआ, वीपी सिंह के टाइम में या फार्मर्स के टाइम में भी देखा हमने क्या हुआ। आई मीन दिस इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। अब इसे क्या होगा, दो चीजें सामने आ गई। एक ये कि ये जो फैसला हुआ है इसको बाइफर्केट करने का, जम्मू कश्मीर को लद्दाख को यूटी बनाने का, इसको माना जाएगा। अब चूंकि लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए, इसका माना जाएगा कि बीजेपी हुकूमत का ये गलत फैसला था, कि ये लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। जब लोगों को कोई फैसला एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये माना जाएगा ऐसा कोई फैसला जो लिया गया हो वो जल्दबाजी में लिया हुआ होगा या एनालिसिस या प्रॉपर असेसमेंट करने के बगैर लिया होगा। क्योंकि ये जी मैं वो करे बात, आपने एक दूसरी बात करी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि इसके जो दूर नताइज क्या निकलेंगे। एक ये कि लद्दाख भी अब जंग पर उतर आया इस लिहाज से, प्रोटेस्ट के लिहाज से, वहां भी डिस्टर्बेंस है, बड़ा शांत एरिया था, बड़ा डिस्टर्बेंस है। और दूसरा क्योंकि बॉर्डर एरिया है,
बहुत एहतियात की जरूरत है वहां पर लोगों को हैंडल करने की। अय्याज साहब सिर्फ 1 मिनट है और उसके बाद में 30 सेकंड का और मेरे पास वक्त बचा, 2 मिनट 2.5 मिनट है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से वहाँ पुलिस फायरिंग हुई, लाठी चलाई गई, ठीक है, पहले स्टूडेंट्स ने आगजनी करी, फिर फायरिंग हो गई और उसके बाद लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद हिरासत में कई लोगों को ले लिया गया। क्या सख्ती से, फायरिंग से, सख्ती से, पुलिस की लाठी से इस आंदोलन को दबाया जा सकता है, या फिर अमित शाह को या जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उनको वहां जाकर स्टूडेंट से बात करनी चाहिए? बातचीत से हल निकलेगा या पुलिस के डंडे से हल निकलेगा? आपको क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? जनरल में जमहूरी निजाम में डंडे से काम नहीं चलता इन जनरल। जब हम पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली लद्दाख पर आएंगे वहां बिल्कुल डंडे से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि इलाका बहुत शांत है, लोग बड़े शांत है, बहुत सॉफ्ट लोग हैं, वहां डंडे से काम नहीं चलेगा। उनकी डिमांड जो है वो कोई सुरक्षित को लेकर नहीं है कि देश के साथ कोई सुरक्षित का कंप्रोमाइज करने की बात है। दोज आर वेरी जेन्युइन डिमांड्स। जेन्युइन डिमांड्स ये है कि भाई हमारे जो हुकूक थे जॉब्स को और नौकरियों को और जमीन को हिफाजत के उनको बहाल किया जाए, जो 35A के तहत जम्मू कश्मीर में थे, वो अभी हिमाचल में भी है, कहीं और भी हो सकता है ऐसे कोई हुकूक। अच्छा, कोई नई बात नहीं है, कोई अगर उनकी फैसिलिटी थी, कोई हुकूक थे तो क्यों लिया जाए। दूसरा, अगर वो चाहते हैं कि यूटी के बजाय हमको स्टेट में दिया जाए तो उसमें भी कोई सुरक्षित का मसला मामला है नहीं। और बातचीत से तीसरा, अगर जी हाँ तीसरा बोले, बताएं। शेड्यूल की बात है, 6 शेड्यूल की बात है, उसमें अगर डिस्क्रिमिनेशन है या अगर कोई बात करने की जरूरत है तो वो बातचीत के साथ ही हल किया जा सकता है। डंडे से और सख्ती से कम नहीं होगा। दिस विल बी डन ओनली एंड इट विल बी डन ओनली बाय नेगोशिएशंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अय्याज साहब बहुत ही तजुर्बे वाले पत्रकार हैं, बता रहे हैं कि साहब पुलिस फायरिंग से, लाठी चार्ज से, सीआरपीएफ से, आर्मी से काम नहीं होगा। अमित शाह जाएं, वहां का निजाम जाए, बातचीत करे, आमने सामने बैठ के स्टूडेंट से, और जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे, तभी ये आंदोलन शांत होगा। वरना इसका असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और जगह भी हो सकता है और फिर सब चीजें बेकाबू हो सकती। इंद्रेश जी, क्या आपको लगता है कि अगर धामी के हाथ पैर फूल रहे हैं तो अमित शाह वहां पर आए या धामी को कुछ कहें कि भाई किसी तरह से निगोशिएशन करो? ये जो बच्चे बैठ गए, मेरा इंटरेस्ट उत्तराखंड को नेपाल बनाने का नहीं है, मैं चाहता भी नहीं हूँ, शांति चाहता हूँ, क्योंकि जब पुलिस फायरिंग होती है तो फिर वो नहीं देखती कि किस बच्चे की छाती आगे है। मैं ये कह रहा हूँ, क्या बातचीत से हल निकल सकता है? ये मसला ठंडा कैसे हो सकता है? क्या करना चाहिए मुख्यमंत्री को? इंद्रेश जी। निश्चित ही उनकी बहुत ही सिंपल डिमांड है। वो डिमांड है कि भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच हो। अब सीबीआई जांच कराने में एक भाजपा की सरकार को, जब वो कहते हैं कि डबल इंजन है, दिल्ली का इंजन और देहरादून का इंजन एक ही है, तो सीबीआई इंक्वायरी कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार की हठधर्मिता है कि वो इस सबको सीधा एड्रेस नहीं कर रही है। वो जानबूझ करके तरह तरह के बहाने, मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि भाई अगर सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी तो तब तो नौकरी नहीं, ये बच्चे लौटेंगे कैसे? ये बच्चे जो हैं, ये जो बच्चे धरने पे बैठे हैं, ये अपने घर कैसे लौटेंगे, ये बताइए ना मुझे। क्या व्हाट इज एक ही डिमांड, सिंपल डिमांड है कि ये भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच हो। सबसे प्रमुख यही मांग है। और बाकी तो पूरा परीक्षा प्रणाली में वो पारदर्शिता सुनिश्चित हो, वो सब है। लेकिन एक बात जो आपने कहा पहले आपने पूछा था कि भाई पैनिक कैसे, क्यों दिख रहा है, तो पैनिक इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ जो नारा लग रहा है वो नारा लग रहा है पेपर चोर गद्दी छोड़। अब ये जो देश में एसआईआर के बाद लगना शुरू हुआ कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो उसका एक्सटेंशन एक तरह से पेपर चोर गद्दी छोड़ हो गया है। तो उसके चलते भी एक पैनिक, एक घबराहट सरकार में, प्रशासन में है, और वो एकदम पीछे हटता हुआ दिखना नहीं चाहता, लेकिन दिख तो रहा है कि पीछे हट रहा है। जी जी, लखड़ा साहब 30 सेकंड बचे, एक फाइनल कमेंट चाहूंगा। क्या मोदी और शाह के लिए ये बहुत ही एक नाजुक मोड़ है, जहां इस देश का युवा थोड़ा सा नाराज दिख रहा है, और युवाओं का हमने गुस्सा देखा है, 1975 में भी देखा है, तमाम आंदोलन में भी देखा है। क्या एक नाजुक मोड़ पर मोदी शाह की राजनीति आ गई है, और ये अगर आंदोलन आगे बढ़ा या और प्रदेशों में गया तो मुसीबत होगी? नाजुक क्या, ये लोग
मुझे लग रहा है कि कटघरे में खड़े हो गए हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे मध्य प्रदेश में रही हो, चाहे राजस्थान में रही हो, आप आंकड़े उठा के देखिए ना, इनकी राज्य सरकारों के जो चाल चरित्र चेहरा, इवन उत्तर प्रदेश में भर्तियों के पेपर लीक्स, नौकरियों के पेपर लीक, एग्जाम के पेपर लीक, ये जो मध्य प्रदेश का जो घोटाला है उसका तो सनसनीखेज घोटाला है। और आप राजस्थान में तो कई लोग अरेस्ट हुए, छापेमारी रेड अभी चल रही है, कुछ दिन पहले तो रेड चलती रही। भारतीय जनता पार्टी का ये डर का जो सबसे बड़ा कारण है कि अगर ये पेपर चोरी का मुद्दा, जिन लोगों को, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली है, चाहे वो केरल में हो, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उनके मन में, या उत्तराखंड में हो या जम्मू कश्मीर में हो, उनके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि हम लोगों की जो नौकरियां हैं ये पेपर चोरी करके ये आरएसएस और उनके लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लोगों की नौकरियां दिला रहे हैं और हमारा हक हकूक माना जा रहा है। उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था, क्यों हुआ था? बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोगों को अपनी पहचान का संकट है। 25 साल में घूम फिर करके आप वहीं पर आए, कहीं जा नहीं रहे आप। और उत्तराखंड को अगर इन्होंने संभाला नहीं, वहां से जो गंगा निकलती है, वो गंगाएं और जमुना जो है पूरे देश में इस तरह का आग लगा देगी। कानपुर, बनारस, पटना होते हुए कलकत्ता जहां गंगा जा रही है, मुझे लग रहा है बंगाल की खाड़ी तक। बड़ी बात हमारे आज तीनों एक्सपर्ट्स ने कही। अयाज साहब ने कहा कि भाई ये जो आंदोलन है इसको कहीं ना कहीं बातचीत से ही होगा। अमित शाह वहां पहुंचे या अमित शाह के नुमाइंदे जाएं, बच्चों से बातचीत करें, फायरिंग से, लाठीचार्ज से इसका कोई भी निवारण नहीं होना है, नो सॉल्यूशन। और यही चीज इंद्रेश जी ने कही जो उन बच्चों के साथ वहां आंदोलन में शामिल हैं। इनका ये कहना है कि जो मुख्यमंत्री हैं या फिर गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो कहीं ना कहीं जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि भाई जो नकल माफिया है, जो उनकी नौकरी छीन रहा है, पेपर लीक करा रहा है, उसको एड्रेस करें, सीबीआई जांच करें या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच करें। सम क्विक डिसीजन हैज टू बी टेकन, वरना जो लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि जो गंगा है देहरादून उत्तराखंड से, अगर गंगा और यमुना आगे बढ़ी तो फिर आगे कानपुर भी है, ये फिर गंगा जी जो है वो बनारस भी जाती हैं, पटना भी जाती हैं और बंगाल की खाड़ी तक जाती हैं, कलकत्ता भी जाती। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार एक नाजुक मोड़ पर है। सवाल इस बात का है कि क्या आप सीबीआई की जांच से, क्या छापों से, रेड से, लाठी से इस आंदोलन को दबा सकते हैं, या फिर आपको बातचीत करनी पड़ेगी, बच्चों से बातचीत करनी पड़ेगी, ये है। और मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि मैं नहीं चाहता, और मेरे लगता है कि ये जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये नहीं चाहते कि वायलेंस हो, आगजनी हो। बच्चे सभी के हैं, कोई बच्चा इसमें किसी पुलिस की गोली के आगे ना आए। शांतिपूर्ण अगर मसला हल हो सकता है, बिना आगजनी के, बिना लूट के, बिना बीजेपी का दफ्तर लगाए, वो एक सॉल्यूशन, वो एक रास्ता है। इसमें देखना है मोदी शाह क्या करते हैं, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ, चिंता है, घबराए हुए हैं। लखेड़ा साहब आप इस प्रोग्राम में जुड़े हमारे साथ, अयाज साहब आप जुड़े सीधे मौके से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देहरादून से हमारे साथ इंद्रेश जी जुड़े, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।